नमस्कार। कर्तव्य पथ जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है इससे पहले वाले पार्ट में हम पढ़ा रहे थे अरबों का सिंध विजय। अरबों का सिंध विजय 712 ईस्वी में, उसमें हमने पढ़ाया था, आप ज़रूर उस वीडियो को देखे होंगे। उसमें हमने पढ़ाया था आखिर अरब किस कारण से सिंध पे आक्रमण किया, क्या कारण रहा, वो कारण हम आपको डिटेल से बताया था फर्स्ट पार्ट में। आज हम उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ाने जा रहे हैं अरबों के सिंध विजय के अभियान, आक्रमण में ये अभियान पढ़ाएंगे और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा आक्रमण से, इसके बारे में आपको बताएंगे। अभियान में उस मुख्य बात की चर्चा करेंगे जहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर हम बात करेंगे डिटेल से, ताकि आपको आगामी जो परीक्षा है उसमें आपको एक दो क्वेश्चन मिल सके। इस आधार पे जो मेन फैक्ट को पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से देखिए। साथियों, हम अरबों का सिंध विजय अभियान और प्रभाव के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो ये अभियान का जो इसका क्रम रहा था आक्रमण का 711 से 712 ईस्वी तक। इसी दौरान अरब को सिंध पर आक्रमण करने का मौका मिला, लेकिन इस विदेशी जो आक्रांताओं था, ये 712 से पहले इस देश की समृद्धि और संसाधन से काफ़ी प्रभावित था और उसे मन में सिंध या भारत के प्रति काफ़ी लगाव रहा, क्योंकि उसे यहाँ का संसाधन लूटना था। उसका हम अगले वीडियो में चर्चा किए थे। तो 712 से पहले भी अरब ने कई बार सिंध पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन बट उसे सफलता नहीं मिली। कोई ना कोई कारण वो हार जाते थे। लेकिन हम जो है स्टार्टिंग से हम पढ़ाएंगे। तो पहला जो अरब का सिंध पर आक्रमण का जो प्रयास था 636 से 37 ईस्वी तक, ईस्वी में अरब ने सिंध पर आक्रमण करने का एक असफल प्रयास किया। उसने सबसे पहले बम्बई के नज़दीक एक है जगह, बम्बई में थाने बम्बई के नज़दीक जगह है। सर्वप्रथम अरब ने यहीं थाने को विजिट करने का प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास जो है असफल रहा। अरब का महाराष्ट्र बम्बई के थाने के पास पहला जो है 636 से 37 में प्रयास किया। यह सबसे पहला प्रयास था और अरबों ने यहाँ विजिट करने का जो प्रयास किया, इसमें वो असफल रहे, हार गए यहाँ। उसके बाद दूसरा प्रयास जो है, अब ये जो कार्यकाल आता है अल-हज्जाज खलीफा का। अल-हज्जाज के बारे में पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे। तो अल-हज्जाज ने 711 ईस्वी में जो है एक उबैदुल्ला और बुंदेला, इन दोनों उबैदुल्ला और बुंदेला के नेतृत्व में जो है सिंध पर आक्रमण किया। ये अल-हज्जाज के समय में उबैदुल्ला और बुंदेला के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण किया और सिंध को जीतने का प्रयास किया। इसमें भी वह असफल रहा, जीत नहीं सका। उसके बाद अल-हज्जाज का ये प्रयास जो है काफ़ी विफल रहा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो आक्रमण रहा, ये रहा 712 ईस्वी का, और इसमें उसे सफलता भी मिली और परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन, इसी 712 से क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इस पे हम विशेष ध्यान देंगे और भिन्न अभियान पे बात करेंगे, कहाँ किस प्रकार इसने सिंध पर विजिट किया और जीतने का प्रयास किया और सफलता भी मिली। तो 712 ईस्वी में जो है खलीफा अल-हज्जाज ने, 712 ईस्वी का समय था, खलीफा अल-हज्जाज ने अपने भतीजा और दामाद, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, इसने सिंध विजय के लिए भेजा। अल-हज्जाज 712 ईस्वी में अल-हज्जाज ने अपने भतीजा या दामाद, दोनों कह सकते हैं, भतीजा भी था और दामाद भी था रिश्ता में, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध विजय
इसी के नेतृत्व के में जो है विजय के लिए भेजा। उस समय जो उम्र थी मोहम्मद बिन कासिम की मात्र 17 वर्ष की आयु थी। मात्र 17 वर्ष की आयु में जो है अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर विजय करने के लिए भेजा गया। इसमें जो है 6000 सीरियन घुड़सवार था मोहम्मद बिन कासिम के साथ, सीरियन घुड़सवार, और इतने संख्या में ऊँट भी था, और 3000 सामान ढोने वाला ऊँट था। और यह इसका जो आक्रमण रहा मकराना मार्ग से सिंध में प्रवेश किया। लगभग इतनी बड़ी सेना के साथ कभी इस तरह का आक्रमण नहीं किया, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में इतना बड़ी सेना लेकर मकराना मार्ग से सिंध पर आक्रमण किया। और इसी आक्रमण क्रम में निम्नलिखित जगह पर उसने आक्रमण किया है, जिसका वर्णन आपको हम सुनाते हैं, जिसका वर्णन हम आपको बताते हैं। क्योंकि सिंध का जो क्षेत्र था काफ़ी बड़ा था, तो उसके मुख्य कौन कौन से क्षेत्र को विजित किया, किस प्रकार विजित किया, उसका उस जगह क्या क्या चीज़ के लिए महत्वपूर्ण था, उस पर हम बता रहे हैं। और यहीं से परीक्षा में क्वेश्चन को पूछता है, एक बार ज़रूर देखें। तो पहला जो अभियान रहा, ये अभियान इसको कह सकते हैं, अभियान, पहला जो अभियान रहा, सबसे पहला अभियान रहा देवल। ये परीक्षा में पूछता है कि आखिर देवल क्या था, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा। तो देवल जो था यह एक बंदरगाह नगर था। पूछा जाता है देवल किस लिए महत्वपूर्ण था, तो यह एक बंदरगाह नगर था। कासिम ने 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने इसे जीत लिया देवल को। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि देवल क्या था, तो देवल एक बंदरगाह नगर था। इसको 712 में कासिम ने जीत लिया, क्योंकि कासिम की इतनी बड़ी सेना था कि उसका टक्कर देना काफ़ी मुश्किल था दाहिर के लिए। उसके बाद दूसरा जो है जगह नेरून है। नेरून पूछा जाता है परीक्षा में किस लिए महत्वपूर्ण था, तो नेरून जो था नेरून जो स्थल था यह बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान था। यहाँ पे नेरून पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, ये बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान था। कासिम जब यहाँ पे आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम, तो इसके समक्ष इन जो है भिक्षुओं ने आत्मसमर्पण किया और इस पर भी अधिकार मोहम्मद कासिम ने जमा लिया। तीसरा जो आक्रमण था, एक जगह है सेहवान जगह पे आक्रमण किया। ये सभी सिंध के ही क्षेत्र में है, जिसमें दाहिर का चचेरा भाई, दाहिर जो शासक था सिंध का, उसका चचेरा भाई बजवारा शासन कर रहा था। कहाँ पे, तो सेहवान पर कर रहा था। पूछा जाता है कि नेरून किस लिए प्रसिद्ध था, तो ये पूछा जाता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। यदि पूछा जाए देवल किस लिए प्रसिद्ध था, तो यह बंदरगाह नगर था। सेहवान पे जो है दाहिर का चचेरा भाई शासन कर रहा था। दाहिर का ससेरा भाई बजवारा जिसका नाम था वो शासन कर रहा था। जब इस पे जिस पे अभियान हुआ, तो दाहिर के चचेरा भाई पराजित हो गया इस युद्ध में, और उसके बाद सेहवान जो है मोहम्मद बिन कासिम के कब्जे में आ गया। उसके बाद अगला जो मेन युद्ध जो पूछा जाता है कि रावर का युद्ध, ये 712 में ही हुआ। रावर का युद्ध आपको पूछेगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रावर का युद्ध किस लिए प्रसिद्ध है, तो रावर का युद्ध जो है सिंध के जो शासक थे, सिंध का जो शासक था दाहिर, रावरे के युद्ध में पराजित हुआ। तो सवाल इस तरह बन सकता है कि दाहिर किस युद्ध में पराजित हुआ, तो दाहिर ने रावर के युद्ध में पराजित हुआ, ये आप बता सकते हैं। तो रावर का युद्ध सिंध के शासक दाहिर पराजित हुआ और वीर गति को प्राप्त हुए। मतलब दाहिर ने यहाँ पे अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने क्षेत्र, अपने जो शासक का जो क्षेत्र था उसके लिए वीरता के साथ लड़ाई मोहम्मद बिन कासिम की सेना से की और वीर गति को प्राप्ति हुआ। वीर गति को प्राप्ति होने के बाद जो है इसकी प्राणी जो है महल की रक्षा करते हुए, और महल अपने जो राजमहल थी उसमें अपने साथी, अपने जो और इनकी जो साथी थी
उनके साथ इसने जौहर व्रत का पालन किया। साथियों, जौहर व्रत का मतलब होता है कि सभी स्त्रियों के सामने, जितने भी राजमहल की स्त्रियां, सभी लोग के सामने चिता में, लकड़ी के चिता में, ऐसे तो बोला जाता है कि श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार करके जो है आग, जलती आग में कूद जाना, यही जौहर व्रत कहलाता था। तो रानी जो है, जिसका नाम था रानी बाई, दाहिर की पत्नी का नाम था रानी बाई, इसने जौहर व्रत का पालन किया। इतिहास में इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जिसने जो वीरांगनाएँ हैं जिसने जौहर व्रत को पालन किया। तो जौहर व्रत जो है, अकेले राजा की जब मृत्यु हो जाती थी तो अपने आबरू को बचाने के लिए जलती हुई चिता में सभी के सामने, अपने साथियों के सामने आग में कूद के अपना जीवन का निछावर कर देती है। यही जो है जौहर व्रत कहलाता है। अगला जो अभियान रहा ब्राह्मणवाद का। तो चलिए देखते हैं ब्राह्मणवाद। अगला जो आक्रमण है ब्राह्मणवाद। मोहम्मद बिन कासिम ने अगला जो आक्रमण किया वो ब्राह्मणवाद पे किया। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र भी कासिम ने आराम से जीत लिया, ब्राह्मणवाद को। साथ ही इसके साथ ही सिंध की राजधानी अरौरा पे भी कब्जा कर लिया। ब्राह्मणवाद पर पहले कासिम जीता, उसके बाद सिंध की राजधानी जो थी अरौरा, इस पे कब्जा कर लिया। यहाँ पूछा जाता है कि सिंध की राजधानी क्या है, तो सिंध की राजधानी अरौरा थी और ब्राह्मणवाद पे इसके पुत्र का शासन रहा और सिंध की राजधानी अरौरा पे कब्जा कर लिया। उसके बाद इसका जो आक्रमण था मुल्तान था, जो 713 ईस्वी में किया। मुल्तान को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। पूछा जाता है कि मुल्तान को कौन सा नगर कहा जाता है, तो स्वर्ण नगरी। इसका कारण ये रहा कि कासिम जब इसे जीत लिया मुल्तान को, तो इसे इतना अधिक सोना मिला कि इसलिए इस क्षेत्र को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। सिंध विजय, मुल्तान जीतने के बाद जो है ये मोहम्मद बिन कासिम का अंतिम अभियान था और उसके बाद सिंध विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम झूठे आरोप के चलते खलीफा ने इसकी हत्या कर दी। ऐसा BL ग्लोवर की पुस्तक में कहा गया। जब ये मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध के शासक या सिंध के क्षेत्र में या सिंध के राजा दाहिर पे आक्रमण किया, तो वो लूटते खसोटते चल रहा था और साथ ही साथ आदमी और लड़कियों को भी बंदी बनाते हुए चल रहा था। और यहाँ तक कि राजमहल की लड़कियाँ, साथ ही कहा जाता है कि BL ग्रोवर पुस्तक में कि दाहिर की 2 पुत्रियों को भी इसने अपने अंडर में लिया और उसमें और से बहुत सी लेडीज को, कन्याओं को लिया और सभी को खलीफा के पास, अल हज्जाज के पास भेज दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने इसको कब्जा करके, कासिम ने इन लड़कियों को कब्जा करके अल हज्जाज की सेवा में भेज दिया गया। लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध विजय के बाद जब वापस लौटा, तो जो उसकी 2 बेटियां दाहिर मुख्य रूप से ब्राह्मण था, दाहिर की दोनों बेटियों ने उसके मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ गलत आरोप लगाया। इसके बाद खलीफा को काफ़ी गुस्सा आया और गुस्सा आने के बाद जो है मोहम्मद बिन कासिम को हत्या कर दिया। ऐसा इसलिए किया, दाहिर की बेटी ने अपने पिता के बदला लेने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को इस तरह झूठे आरोप लगाकर इसकी हत्या करवा दिया गया। बाद में खलीफा को पता चला कि ये झूठ आरोप है। उसके बाद इन सभी लड़कियों को उससे भी घातक कठोर दंड दे के मारा गया। ऐसा पुस्तक में लिखता है इतिहासकार कि उसने घोड़े में बांधकर उसे दौड़ाया गया और जब तक दौड़ाते रहा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। ये सभी हर पुस्तक की अलग अलग थॉट है, उस अनुसार से आपको देखना है। लेकिन मुख्य रूप से परीक्षा उपयोगी यही है कि सिंध विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम झूठे आरोप में इसकी हत्या कर ली गई। सिंध विजय के बाद जो है मोहम्मद बिन कासिम ने
सिंध से बाहरी क्षेत्र की ओर, भारत की ओर ज़्यादा विस्तार नहीं कर सका। सिंध तक ही उसकी शासन व्यवस्था सिमट कर रह गई। उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पाई। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर पश्चिम में कश्मीर के शासक ने ललितादित्य, जिसका नाम था ललितादित्य, कश्मीर के शासक, उत्तर पश्चिम में इसको बढ़ने नहीं दिया। और पश्चिम में चालुक्य शासक और गुर्जर प्रतिहार शासक का डर था, उससे नहीं लड़ सकता था और पश्चिम में इसे बढ़ने नहीं दिया। और दक्षिण पूर्व में राष्ट्रकूट शासक था जो इसे रोक दिया, मोहम्मद बिन कासिम को। इसलिए इसकी सत्ता जो है सिंध तक ही सिमट के रह गई, सिंध तक ही सिमट कर रह गई। साथियों, इसमें तो बहुत से किस कारण असफल रहा ये सब भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मुख्य रूप से अब हम इसका प्रभाव पढ़ते हैं कि अरबों के आक्रमण पर, सिंध विजय पर क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रभाव में राजनीतिक प्रभाव नहीं दिखलाई पड़ता है, क्योंकि कोई राजनीतिक प्रभाव सिंध के आक्रमण से नहीं पड़ा इस देश पे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय अंक पद्धति को अरबी में हिंदसा बोला जाता है। ये पूछा जाता है कि भारतीय अंक पद्धति को अरबी में क्या बोला जाता है, तो हिंदसा बोला जाता है। उसके बाद अरबवासी ने कुछ अच्छे भी काम किए, जिसमें आपको अरबवासियों ने भारत से विज्ञान, गणित और यहाँ की सभ्यता और संस्कृति जो अच्छी अपनाई आदि, उसको ग्रहण कर इसने यूरोप तक फैलाया। ये बहुत बड़ा काम किया। यहाँ से विज्ञान लिया, यहाँ से गणित की शिक्षा ली, यहाँ की कल्चर को अडॉप्ट किया और यूरोप तक फैलाने का काम अरबवासियों ही ने किया। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ब्रह्मगुप्त की प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रह्म सिद्धांत पूछा जाता है। ब्रह्मगुप्त की प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? ब्रह्म सिद्धांत। इसका अरबी भाषा में अनुवाद करवाया था। उसके बाद भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना अरबवासियों ही ने किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है और आपको हमने कारण में भी पढ़ाया था। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर भारत में प्रारंभ किया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें लोग लड़के बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि जजिया कर अकबर के भी समय था, लेकिन सबसे पहले जो है जजिया कर लगाने वाला शासक जो था, वो शासक था मोहम्मद बिन कासिम। यदि पूछे कि सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने प्रारंभ किया। तो सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का काम कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद ज़कात और खराज जैसे कर का भी प्रचलन अरबवासियों ने ही किया, ज़कात और खराज। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है जजिया कर लगाने वाला मोहम्मद बिन कासिम ही था, और खराज और ज़कात का भी प्रचलन था। अरब ने सिंध विजय पर भारत पर अस्थायी राज्य व्यवस्था कायम नहीं किया। अरब ने सिंध विजय किया, लेकिन भारत पर अस्थायी राज्य व्यवस्था यहाँ कायम नहीं कर सकी, क्योंकि इसे और शासकों से अस्थायी राज्य व्यवस्था कायम करने के लिए इन शासकों से इसे लड़ना पड़ता। लेकिन ऐसा वो लोग हार गए या हिम्मत नहीं हुआ इन लोगों से जीतने का। इस कारण जो है यहाँ भारत में अस्थायी राज्य व्यवस्था कायम नहीं कर सका। इस कार्य को तुर्क ने पूरा करके दिखाया। जो अरब से नहीं हुआ वो तुर्क से पूरा कर दिया। अब अरब के आक्रमण के बाद हम लोग तुर्क पढ़ेंगे। तुर्क में भी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसी को पढ़ेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। गुड नाइट।